वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को देखते हैं। तो अल्केन्स जो हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं ऑफ ऑल दी हाइड्रोकार्बन्स। उसकी वजह जो है वो इनकी सैचुरेशन है, यानी कि नो अनसैचुरेशन। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। सो व्हेन ऑल दी बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, so it means that they have no delocalized electrons, यानी कि delocalization of electrons नहीं है। delocalized electrons are not available. It means that all of the bonds between carbon and hydrogen are sigma bonds. Sigma bonds are formed between the nuclei of the two bonded atoms, just like in the molecule of methane. Carbon atom is sp3 hybridized and hydrogen का 1s ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से ये चार बॉन्ड्स जो हैं ये चारों सिग्मा हैं। ये सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है। अटैकिंग स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल होगी, यकीनन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिर्फ तब मिलता है जब पाई इलेक्ट्रॉन्स या अनसैचुरेशन आ जाए, जैसे एल्कीन्स या अल्काइंस में है। इसलिए इनको रिएक्ट करवाना इतना आसान नहीं है। पहला रिएक्शन जो ये शो करती हैं ये बेसिकली ऑक्सीडेशन है या कंबस्शन है। कंबस्शन इज़ ऑक्सीडेशन with the release of energy. तो जब साथ ऑक्सीडेशन के हमें एनर्जी, कंबस्टिबल एनर्जी भी मिले जिसको इग्नाइट किया जा सके, इग्नाइटेबल एनर्जी, तो फिर उस रिएक्शन को हम कंबस्शन कहते हैं। जैसे कि ये मीथेन का मॉलिक्यूल लें अगर, तो ये जब ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ वाटर मिलेगा और साथ एनर्जी रिलीज़ होगी। दिस एनर्जी इज़ इग्नाइटेबल, यानी कि ये वाली जो एनर्जी है ये यूज़ हो सकती है ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स को रन करने के लिए। तो इनिशियल स्पार्क प्रोवाइड हम करते हैं गाड़ी को, और उसके बाद जो है ये कंबस्शन का प्रोसेस जो है ये चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से इथेन का मॉलिक्यूल लें, इसको भी कोई भी अल्केन जो है, इनफैक्ट कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इग्नाइटेबल एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है सिस्टम को। और अगर लिमिटेड सप्लाई हो ऑक्सीजन की तो फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी, साथ वाटर भी मिल जाएगा और साथ आपको कार्बन ब्लैक भी मिल जाएगा और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ज़्यादातर जो है वो ये तीन चीज़ें मिलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो जब लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो कंबस्टिबल एनर्जी भी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं होगी। हाँ, आप कार्बन ब्लैक को यूज़ कर सकते हैं फिर एनर्जी के सोर्स के तौर पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जनरेट करने के लिए। तो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द मेन प्रोडक्ट्स आर वाटर, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी जनरल मोड्स ऑफ रिएक्शन जो है वो हैलोजिनेशन है, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में एडिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एडिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ डिस्प्लेस्ड विद अ हैलोजन। तो एडिशन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करने के बाद सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, एडिशन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं।
अपर एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में जो है वो ये रिएक्शन मिलता है, और यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली अपर एटमॉस्फेयर में चले जाएं, जैसे कि ये मीथेन है, तो हैलोजेंस के साथ मिलकर जो है वो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, जैसे मिथाइल क्लोराइड, और साथ आपको मिलेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो अपर एटमॉस्फेयर है तो फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात होगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू करता रहता है जब तक कि सारी की सारी हाइड्रोजन्स डिस्प्लेस ना हो जाएं, यानी CH2 और Cl2 अगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। This CH2 Cl2 can further react with halogen to form CHCl3 and hydrogen chloride gas, and this CHCl3, which is also called as chloroform, can be further allowed to react with halogen in the atmosphere in nature to give all hydrogen are substituted, carbon tetrachloride is formed and reaction terminates। तो यहाँ तक बात जा सकती है in the upper atmosphere। This reaction involves radicals। तो जब तक दो radicals जनरेट नहीं होंगे, radical generation यानी कि अल्काइल रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल, ये मिलकर जो है वो ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। और हर केस में जो है ये रेडिकल जनरेशन जो है ये एक नेसेसिटी है। ये वाला रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन, ये रेडिकल जनरेशन इन्वॉल्व करता है। रेडिकल्स जो हमारी हैलोजेंस हैं ये अपर एटमॉस्फेयर में मोनोटॉमिक, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में, तेज़ रोशनी में या हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस में ये अपने रेडिकल्स में ब्रेकअप हो जाएंगे, यानी ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में मौजूद होगा। अब ये हाईली रिएक्टिव है। जब भी कोई अल्केन क्लास का कंपाउंड इनकी प्रॉक्सिमिटी में आएगा उस पर फिर ये अटैक लॉन्च करेंगे, और क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन को तोड़ ले जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। तो मिथाइल ग्रुप अब जो है इसके पास अब एक वैलेंसी शॉर्ट है, एक स्पेस अवेलेबल हो गई। अब ये इसका भी रेडिकल जनरेट हो गया। तो अब ये जो अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल ये किसी क्लोरीन को फिर अटैक करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में एक क्लोरीन को तोड़कर अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी मिथाइल क्लोराइड, और फिर क्लोरीन का रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इस तरह से ये सिस्टम कंटिन्यूसली फॉलो होता रहेगा, और बेसिकली अल्काइल के रेडिकल्स और क्लोरीन के रेडिकल्स जब तक अवेलेबल हैं और सारी वैलेंसी सब्स्टिट्यूट नहीं कर लेते सारी हाइड्रोजन्स को, उस टाइम तक ये प्रोपोगेट करती रहेगी चेन। तो जो इनिशियल स्टेप है वो इस हमारे डायटॉमिक हैलोजन का सूरज की रोशनी में ब्रेकअप करना है, और फिर ये चेन, ये वाला रेडिकल जो है वो इंड्यूस करेगा दूसरी रेडिकल जनरेशन को, जो कि अल्काइल रेडिकल जनरेशन है, जब हाइड्रोजन को तोड़ ले जाएगा स्टेबल होने के लिए। और फिर ये वाला रेडिकल इसने भी फ़ौरन कोलैबोरेट करना है क्लोरीन से और अपनी वैलेंसी को पूरी करना है। तो ये जो रेडिकल जनरेशन है ये कंटिन्यूटी में चलती जाएगी टिल टर्मिनेशन, और जिस टाइम पे आके भी ये अल्काइल का रेडिकल इस क्लोरीन के रेडिकल से मिलकर दोबारा अल्काइल क्लोराइड बना दे, तो वहाँ तक ये रिएक्शन चलता चला जाएगा। तो ये अल्काइल रेडिकल का हैलोजन के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्म करना, अल्काइल्स जो रेडिकल्स हैं इनकी टर्मिनेशन जब हो जाए तो रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। और अपर एटमॉस्फेयर में क्योंकि ये चलता रहता है, चेन प्रोपोगेट करती रहेगी, क्योंकि अनकंट्रोल्ड
इन्वायरमेंट अवेलेबल है अनकंट्रोल्ड, तो उसकी वजह से फिर कार्बन, जब तक कार्बन टेट्राक्लोराइड ना फॉर्म कर दे तो ये चेन प्रोपोगेट करती रहती है। ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो यही वाले कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है, और क्लोरीन, फ्लोरीन्स और कार्बन CFCs ये हाईली टॉक्सिक हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं हैं। इसलिए जो कंप्रेशन के लिए रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में गैस का इस्तेमाल होता है उसमें CFCs अब रिप्लेस कर दिए गए हैं हीलियम ग्रुप 18 के एलिमेंट से, और वो क्योंकि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और रिएक्टिव नहीं हैं, इसलिए फिर उनका रिलीज़ इन द एटमॉस्फेयर डेंजरस नहीं है।